हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है दीपक कोचिंग क्लासेस में। और आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, चाहे वो आगे की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उनके लिए भी ये बहुत ही सहायक है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आज तक आपने देखा होगा राष्ट्रपति पद या पढ़ा भी होगा आपको बहुत कुछ, लेकिन मैं आज थोड़ा सा आपको अलग बताने वाला हूँ और पूरी डिटेल वाइज में योग्यता, मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं इसमें पद से लेकर महाभियोग तक मैं आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे चुनाव होता है, क्या क्या इनका पद होता है, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होती है, क्या क्या कार्य होता है। तो ये आज मैं सब आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले की बात है कि आपको राष्ट्रपति, तो आप लेसन पढ़ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप फर्स्ट एंड जो अभी के हैं राष्ट्रपति, उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कौन है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति और अभी के कौन है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा पद है अनुच्छेद 52, आर्टिकल भी आपको याद रखना है। आर्टिकल में कौन कौन सी, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है इसका काम। तो आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक जो है आपका, मैं 61 तक बताने वाला हूँ आर्टिकल में कि राष्ट्रपति का पद का क्या क्या काम होता है, क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, निर्वाचन विधि कैसे होता है, निर्वाचन कैसे होता है, शपथ ग्रहण कब होता है और महाभियोग द्वारा इनको कैसे हटाया जाता है। तो आज मैं आपको सब क्लियर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम तो इसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रपति का पद है वो अहम है, बहुत जरूरी भी है, और इसके बिना देश को चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम दो चीज को समझने की प्रयास करेंगे कि देश का प्रमुख कौन होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो देश का प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति होता है और सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये क्या होता है, इनको कहा गया है कि ये नाम मात्र के हैं, मतलब कि ये मंत्रिपरिषद के सभा पर कार्य करते हैं और ये वास्तविक होते हैं। जो आपने देखा भी होगा कि ज्यादातर जो सरकार जैसे संबोधित करना और जितने भी चीजें हैं बिल पेश करने में सबसे अहम भूमिका इनकी होती है और ये आते हैं समक्ष में। उसके बाद जो है हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भाई कि सबसे पहले जो है अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे। कार्य और शक्ति जो है वो भाग 2 में पढ़ेंगे हम, जो मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर बनाने वाला हूँ उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ में सब कर देंगे तो थोड़ा वैसा हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सीधा हम अनुच्छेद 52 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 53 का जो है कार्य शक्ति है। अनुच्छेद 54 जो है निर्वाचन को समझते हैं, क्या होता है निर्वाचन, कैसे होता है और कौन इसमें भाग लेते हैं। तो सबसे पहले है निर्वाचक मंडल को आपको समझना होगा। निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। इनका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि लोगों द्वारा चुनाव नहीं होता। जो भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इनके चुनाव में भाग लेते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचक मंडल आपको समझ में आ गया होगा। निर्वाचक मंडल क्या होता है, जो भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल। तो कौन कौन भाग लेते हैं, सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सेकेंड राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरे राज्य के जितने भी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और आपको पता होगा केंद्र प्रशासित हैं
जिसमें 2 जगह पे केंद्र प्रशासित, यहाँ पे 2 जगह पे विधानसभा है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। तो सबसे पहले दिल्ली और पुडुचेरी, यहाँ पर क्या है, दिल्ली और पुडुचेरी में केंद्र प्रशासित है, यहाँ पे विधानसभा है। तो यहाँ के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनके निर्वाचन में आते हैं। निर्वाचित सदस्य आपको क्लियर हो गया कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र प्रशासित के निर्वाचित सदस्य। जहाँ पे विधानसभा होता है वहाँ के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। तो आपको निर्वाचन मंडल क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कि निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में क्या कहा गया, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र प्रशासित के निर्वाचित सदस्य, सारे इसमें भाग लेते हैं। आगे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सवाल है अनुच्छेद अनुच्छेद 55 क्या कहता है, निर्वाचन रीति है कि इनका चुनाव कैसे होता है, कैसी प्रक्रिया होती है निर्वाचन का, राष्ट्रपति का। तो सबसे हम पहले इनको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सेकेंड है समान अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, तीसरा है गुप्त मतदान द्वारा, और आपको पता ही होगा अप्रत्यक्ष। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अभी हम निर्वाचन रीति पर हैं, अनुच्छेद 55, जिसमें कि मैंने बताया कि इनका जो चुनाव कैसे प्रक्रिया में होती है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, समान अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा और अप्रत्यक्ष द्वारा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आपको पहले तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने देखा होगा कि हम चुनाव देने, जब हम वोट देने जाते हैं तो हम कैसे देते हैं, हमारे सामने एक बैलेट पेपर होता है और वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी नाम होते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, भाजपा, तो उनमें से किसी एक को देते हैं। हमारे पास एक वोट देने का अधिकार है। लेकिन जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है थोड़ा अलग होता है और इसमें आम जनता भाग भी नहीं लेती है। तो इसको हमने क्या कहा था कि निर्वाचन रीति में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मतलब कि क्लियर करते हैं। जैसे ए व्यक्ति है और आपको मैं ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें मैंने आपको दे दिया पॉइंट। तो इसमें ये कैंडिडेट खड़े हैं किस चीज के लिए, राष्ट्रपति के लिए। ये कैंडिडेट खड़े हैं, ए बी सी डी, मैंने आपको नाम बता दिया और ये नंबर दे देते हैं 3 4। तो ये एक कैंडिडेट जो कैंडिडेट है ये क्या करता है, इनमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा क्या होता है कि ए व्यक्ति जिसको जो अच्छा लगता है, उसको लगता है कि ए नंबर वाले को मैं 1 नंबर दूंगा, ठीक है। उसने बोला कि मैं ए वाले को 1 नंबर दूंगा, बी वाले को 2 नंबर दे दूंगा, सी वाले को 3 नंबर दूंगा, डी वाले को मैं 4 नंबर दूंगा। तो ये नंबर वाइज हो जाता है। एक ही आदमी जो है ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा एक आदमी पहले नंबर को दे रहा है और बी को 2 नंबर दे रहा है, सी को 3 नंबर दे रहा है, डी को 4 नंबर दे रहा है। और ऐसे ही करके इसमें चुनाव होता है। जितने भी विधानसभा के विधायक होते हैं
या मतलब कि लोकसभा राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं ऐसे ही इसका चुनाव में मत देते हैं। तो आपको एकल संख्या मत प्रणाली द्वारा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है क्या बताया था मैंने आपको, समानुपातिक मत प्रणाली। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, थोड़ा मैथ में आना पड़ेगा कि इनका चुनाव में कैसे होता है समानुपातिक में। तो सबसे पहले जो है, अब देखिए, अब विधानसभा का जो होता है वहां पे विधायक हैं और विधायक, तो इसका फॉर्मूला आपको आसानी से, तो एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे, एक विधायक का निकालेंगे हम सबसे पहले। तो फॉर्मूला क्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या। ओके, ये आपको समझ में आ गया। हम निर्वाचन नीति पढ़ रहे हैं, पहले मैंने आपको बता दिया है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, हमने सेकंड बता रहा हूँ निर्वाचन का जो फॉर्मेट है समानुपातिक मत प्रणाली। तो एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है आपको ये समझ लेना, एमपी और एमएलए, ये आपको क्लियर करना है। तो मैं अभी एमएलए का निकाल रहा हूँ। तो एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधायक कहते हैं। और एमपी कौन होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं। तो आपको क्लियर होगा। तो अभी हम एमएलए का निकाल रहे हैं। तो एमएलए एक विधायक का मत मूल्य क्या है, तो एक फॉर्मूला है, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है और उस राज्य की विधानसभा की उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये आप पॉइंट याद कर लीजिए। और ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, निर्वाचन नीति में समानुपातिक बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, कैसे इनका चुनाव का प्रक्रिया है। तो एक विधायक है, एक विधायक का हम मत निकाल रहे हैं। तो एक विधायक का मत मूल्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, उस राज्य, किसी भी राज्य की जनसंख्या कितनी है और उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या है, मल्टीप्लाई 1/1000। ऐसे इसका फॉर्मेट हो गया। ये एक एमएलए का हम निकाल रहे हैं, ठीक है, एमएलए का। अब आप समझ लीजिए कि इस फॉर्मेट को कैसे क्लियर करना है। तो एक विधायक का मत मूल्य क्या है, उस राज्य की कुल जनसंख्या होनी चाहिए, किसी भी राज्य के आप निकालना चाहते हैं, जैसे कि बिहार का निकाल लीजिए, राजस्थान का निकालना हो, यूपी का निकालना हो, राजस्थान का निकालना, उसी प्रक्रिया, यही सेम प्रक्रिया होता है समानुपातिक में। तो सेम एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मल्टीप्लाई 1/1000 से इसको निकाल दिया जाता है और एक विधायक का मत मूल्य निकल जाता है। अगर आपको इसको और से आसानी से समझना है तो पार्ट 2 में मैं इसको समझा दूंगा। आपको अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है तो। सेकंड में हम चलते हैं एमपी का निकालते हैं। हमने विधायक का निकाल लिया, अब एमपी का निकाल रहे हैं। एमपी का क्या होता है फुल फॉर्म, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सांसद जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं हम, क्या फॉर्मूला है इसका, कुल विधायक, जो हमने फॉर्मेट निकाला है, कुल विधायकों की संख्या, कुल विधायकों की संख्या डिवाइडेड बाय कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या। सिंपल फॉर्मेट है एमपी का, थोड़ा विधायक से आसान है। इसमें सिंपल से डिवाइड करना है, टोटल जो वहां पे विधायक आएंगे उसको कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से हम इसको क्लियर कर देंगे और इनको पूरा टोटल करके दोनों को बाद में जो मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट में, अगर समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देंगे, इन दोनों को क्लियर कराऊंगा मैं। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा मैं अभी, अगर आपको क्लियर करना है तो। ये मैंने आपको 2 बता दिया।
क्या क्या बता दिया, एकल संक्रमण या मत पर डाले बता दिया, और समानानुपातिक बता दिया आपको मैंने। गुप्त मतदान आपको पता ही है, गुप्त मतलब किसी को बताया नहीं जाता है कि कैसे चुनाव हो रहा है और किसने किसको वोट दिया है। आगे चलते हैं पद अवधि। पद अवधि क्या होता है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का पद जो है 5 वर्ष के लिए होता है। और इनका पद कब से मतलब कि कब से शुरू होता है, कब से ग्रहण करते हैं, जब इनका मतलब कि जब से ही ये शपथ ग्रहण करते हैं उसी समय से इनका जो है पद अवधि शुरू हो जाता है, उसी समय से इनका कार्यकाल आरंभ हो जाता है, जिस दिन से शपथ लेते हैं। और ये त्याग पत्र किनको देंगे, मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको, अनुच्छेद 56 बता रहा हूँ, अनुच्छेद 55 बता दिया, क्लियर कर दिया है। अनुच्छेद 56 में पद अवधि है। पद अवधि मतलब क्या होता है, पद की अवधि कब तक होती है, तो 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का, इससे भी पहले हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसका महाभियोग द्वारा थोड़ा मुश्किल होता है इनको हटाना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है राष्ट्रपति का, आप ये भी बता सकते हैं मुझे, ज्यादातर समय तक कौन रहे हैं राष्ट्रपति के पद पर, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। मैं पद अवधि बता रहा हूँ। त्याग पत्र किसको देते हैं राष्ट्रपति, त्याग पत्र किसको देते हैं, अनुच्छेद 56 में पद अवधि लिखा हुआ है कि इनका जो पद होता है 5 वर्ष के लिए होता है। और त्याग पत्र किसको देते हैं ये, तो उपराष्ट्रपति को अपना ये त्याग पत्र देते हैं। किसी कारणवश इनको या असंवैधानिक रूप से काम नहीं करते, मतलब कि संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं, तो इनको महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, जिसको विवाद दे त्याग पत्र देते हैं किनको, उपराष्ट्रपति को। आगे नेक्स्ट चलते हैं पुनः निर्वाचन। अब जो है पुनः निर्वाचन क्या होता है, पुनः निर्वाचन देखिए मतलब दोबारा चुनाव। अब इसका जो है एक राष्ट्रपति का सीमा मतलब कि तय सीमा नहीं है, तय सीमा नहीं है, मतलब कि राष्ट्रपति का पद जो है हमारे कोई भी जैसे कि कोई भी कितनी बार भी बन सकता है, तय सीमा नहीं है। और यूएसए का आपको बता देता हूँ, यूएसए में 2 बार ही बन सकते हैं, यूएसए में 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और भारत में क्या है, तय सीमा नहीं है, कभी भी वो बन सकते हैं, कितनी बार भी बन सकते हैं, इसमें कोई भी मतलब संविधान में नहीं लिखा है कि वो 1 या 2 ही बार बन सकते हैं, तय सीमा नहीं है उनकी, कभी भी कितनी बार भी बन सकते हैं, बस उनको निर्वाचन में भाग लेना है और अब निर्वाचित होकर आ जाना है। नेक्स्ट अनुच्छेद 58 पे चलते हैं। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, ऐसे तो नहीं कि आए कोई भी ऐरा गैरा और कोई भी आकर बन गए, तो योग्यताएं भी होनी चाहिए कि भारत में मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले भारत का नागरिक होगा, दूसरी बात क्या है कि 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, तीसरी बात लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, समझ में आ गया आपको। ये जो है योग्यताएं हैं, अनुच्छेद 58 में कहा गया है हमारे संविधान में कि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हो, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो और लाभ के पद पर ना हो, तो ये थी योग्यताएं। आगे जो है शपथ ग्रहण शुरू करते हैं। अब ये हमारे राष्ट्रपति भी बन गए, हमने देख लिया एकल संक्रमण मतलब एमपी एमएलए का हमने देख लिया फॉर्मेट, और अब हम राष्ट्रपति बन जाते हैं, हम शपथ लेते हैं। तो शपथ किनके समक्ष में लेते हैं, वो तो शपथ ग्रहण जो करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं हमारे राष्ट्रपति। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेते हैं। क्लियर हो गया आपको। तो अनुच्छेद हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 60
जिसमें क्या है कि शपथ है, तो शपथ किनके समक्ष में लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष में लेते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष में शपथ लेते हैं राष्ट्रपति जी, और उस दिन से हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल समय जो है शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट जो है हमारा महाभियोग है। इनको हटाने की प्रक्रिया कैसे है, कैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और इसको हटाना बहुत, जब किसी कारणवश इनको असंवैधानिक तौर पर प्रक्रिया मतलब कि पता चलता है हमें कि असंवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं या किसी तरह से उस काम को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके द्वारा महाभियोग चलाया जाता है, जिनको इनको हटाने की प्रक्रिया भी है। तो सबसे पहले जो है कह सकते हैं कि महाभियोग कैसे होता है कि संवैधानिक तौर पर संवैधानिक पर कार्य न करे। तो क्या होता है, संसद में एक महाभियोग चलता है जिसमें कि लोकसभा या राज्यसभा में ये भेजा जाता है, महाभियोग चलाया जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति के मतलब कि चलाया जाता है राष्ट्रपति के लिए, और उनको एक मतलब कि नोटिस भेजा जाता है कि 14 दिन पहले ही कि राष्ट्रपति को बताना होता है कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग चल रहा है, ताकि आप भी कुछ कार्य जो है कर सके। इसमें मतलब कि जो भी आपको अगर लगता है कि कोई गलती है तो आप भी उसके बातों में बात कर सकते हैं, आप अपनी जो पेश है अपनी बातों को रख सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि संवैधानिक तौर पर कार्य ना करे, तो संसद में जो है ये बिल जाता है, महाभियोग चलता है, लोकसभा राज्यसभा में भेजा जाता है, और अगर ये ऐसा पास हो जाता है तो इनको महाभियोग द्वारा इनको हटा दिया जाता है। और ये उनके बाद अभी तक तो ऐसा केस नहीं हुआ है कि महाभियोग द्वारा इनको हटाया गया है। तो यही फॉर्मेट था कि अनुच्छेद महाभियोग में क्या कहा गया है 61 में कि संवैधानिक तौर पर कार्य ना करे, और संसद में लोकसभा राज्यसभा में ये बिल को मतलब महाभियोग द्वारा भेजा जाता है और इनको प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। और 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को ये क्या होता है बता दिया जाता है कि आपके मतलब कि आपके जो है महाभियोग चल रहा है, आपका असंवैधानिक तौर से कार्य करते हुए आपको हमें लगा कि इसलिए महाभियोग चल रहा है। तो उसके समझ क्या होता है कि जब इनको मतलब कि महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, महाभियोग द्वारा हटा दिया जाता है, तो इनके जो है बाद कौन होते हैं पद पर? इनके पद पर होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति होते हैं 6 माह तक। 6 माह के तक उनके जितने भी कार्य होते हैं कार्यभार को यही संभालते हैं उपराष्ट्रपति, और उनके बाद पुनः निर्वाचन होता है इनका। 6 महीने के अंदर अंदर इनको निर्वाचन होता है और नए राष्ट्रपति का नियुक्त हो जाता है, और उनके बाद फिर ये अपने पद पर आ जाते हैं उपराष्ट्रपति पे। तो आज का चैप्टर इतना ही था, और सेकंड पार्ट में मैं आपको शक्तियां बताऊंगा। अगर आपको और भी उसके डीपली में जाना है तो मुझे निर्वाचन नीति का आपको फॉर्मेट पूरा बताऊंगा, उस राज्य की कुल जनसंख्या कितनी होती है,